हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स, यानी खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे लोहे के औजार और खेती से। We often take the use of iron granted today. Things made of iron are a part of our daily lives. लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago. इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हो चुका था। Some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalithic burials about which you read in chapter number 4. महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है। Around 2500 years ago, there is a evidence for the growing use of iron tools. करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। These included axes for clearing forest and the iron plowshare. As we had seen, the plowshare was useful for increasing agriculture production. इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हल के फाल शामिल हैं। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था लोहे के फाल का इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन बढ़ गया था। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन इरिगेशन, यानी कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। The kings and kingdoms you have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages. समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। While new tools and the system of transplantations increased production, irrigation was also used. जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। इरिगेशन वर्क्स दैट वेयर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। In this picture you can see the iron tools. If you look at the chart, you will find that some of the stages in the construction of irrigation works are mentioned. इस चार्ट में तुम्हारी सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। Fill in the rest by using the following phrases. इन खाली स्थानों को सही वाक्य से भरना है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हु लिव्ड इन द विलेजेज, गाँवों में कौन रहते थे। देयर वेयर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन मोस्ट विलेजेज इन द सदर्न एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। In the Tamil region, large landowners were known as whalers, ordinary ploughmen were known as osujavar, and landless laborers, including slaves, were known as akshadasya nimai. तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास कडिशियार और अदिमई कहलाते थे। In the northern part of the country, the village headman was known as
The Grama Bhojaka, usually men from the same family, held in the position for generations. देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। इन अदर वर्ड्स, द पोस्ट वाज हेरिडेटरी। इसे हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो पद था वह अनुवांशिक था। द ग्राम भोजका वाज ऑफ्टन द लार्जेस्ट landowners. Generally, he had slaves and hired workers to cultivate the land. ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village. He also functioned as a judge and sometimes as a policeman. इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का भी और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। Apart from the Gram Bhojaka, there were other independent farmers known as Ashgrihpatis, most of whom were smaller landowners. ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। And then there were men and women such as the Das Karmkara who did not own land and had to earn a living working on the fields owned by others. इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों के जमीन पर काम करके अपना जीविका चलाना पड़ता था। In most villages, there were also some craft persons such as blacksmith, potter, carpenter and weavers. अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। Here is the information about the earliest Tamil composition. Our next topic is finding out about cities, stories, travelers, sculpture and archaeology. यानी क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा, विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व, इसके बारे में हम जानेंगे। You may have heard of Jataks. These were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. Here is part of Jatak's story which tells us how a poor man gradually become rich. हमने जातक कहानियों के बारे में सुना होगा। ये वही कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें बताया गया है कि कैसे कोई निर्धन व्यक्ति धीरे धीरे धनी बनता है। तो हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी है द क्लेवर पुअर मैन, यानी कि एक निर्धन व्यक्ति, एक निर्धन चतुर व्यक्ति। Once upon a time, there was a clever poor young man who lived in a city. His only resources was a dead rat. He started off by selling it for a coin to a hotel for their cat. एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले बिल्ली के लिए बेच दिया। Then one day there was a storm. तब एक दिन एक बहुत जोर की आंधी आई। The king's garden was littered with branches and leaves, and the gardener was at a loss as to how to clear the mess.
राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया था। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। The young man offered to clean the garden if he could keep the wood and leaves. The gardener agreed at once. तब उस व्यक्ति ने माली से कहा कि अगर लकड़ी और पत्ते उसे मिल जाए तो वह उस बगीचे की सफाई कर सकता है। तो माली तुरंत ही मान गया। The young man rounded up all the children who were playing with an offer of sweets for every stick and leaf that they could collect. In no time, every scrap had been neatly peeled near the entrance. Just then, the king's potter was on the lookout for fuel with which to bake his pots. So he took the whole lot of paid the young man for it. युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ पैसे हो गए। Our young man now thought another plan. अब इस युवक ने एक नई योजना बनाई। He carried a jar full of water to the city gate and offered water to 500 glass cutters. They were pleased and said, "You have done us a good turn. Tell us, what can we do for you?" अब उस युवक ने एक नई योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? He replied, उसने उत्तर दिया, I will let you know when I need your help. मैं आपको तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। He then made friends with a trader. उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। One day the trader told him, एक दिन व्यापारी ने उससे कहा, Tomorrow a horse dealer is coming to town with 500 horses. कल एक घोड़ा बेचने वाला व्यक्ति शहर में आने वाला है 500 घोड़ों के साथ। Hearing this, the young man went back to the grass cutters. He said, "Please give me a bundle of grass each, and don't sell your grass till mine is sold." They agreed and gave him 500 bundle of grass. यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचना जब तक कि मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। And then, when the horse dealers could not buy grass anywhere else, he purchased the young man's grass for 1,000 coins. उन्होंने जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो इसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। लिस्ट द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पर्सन्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाएं। We can use other kinds of evidence to find out about life in some these early cities. प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चलता है। Sculptures carved scenes depicting people's lives in towns and villages as well as in the forest. शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। Many of these sculptures were used to decorate railings, pillars and gateways
of buildings that were visited by people. इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभे या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग जाते थे. Here is a picture of a sculpture of Sanchi. Many of the cities that developed from about 2500 years ago were capitals of the Mahajanpads that you learned about chapter number 5. चैप्टर 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे. As we had seen, some of these cities were surrounded by massive fortifications wall. जैसा कि हमने पढ़ा था कि कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे. In many cities, archaeologists have found rows of pots or ceramic rings arranged one on top of the other. जैसा कि हमने ऊपर के चित्र में देखा, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं. ये वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे. प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे. We have hardly any remains of places, markets or of home of ordinary people. Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists. Others, made of wood, mud, brick and thatch, may not have survived. महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं. संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए हों. भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर रहे हैं. Here is a picture you can see. This is a picture of मूर्ति कला. Another way of finding out about early cities is from the accounts of sailors and travelers who visited them. प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है. One of the most detailed accounts that has been found was by an unknown Greek sailor. He described all the parts he visited. Find Bharuch on map number 7 and then read his description of cities. ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है. जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है. अब उसके द्वारा दिए गए विवरण को पढ़ो. Here is an information about the story of बरग्याजा यानी द ग्रीक नेम ऑफ भरूच. इसकी यहाँ पे बेरी गाजा की एक कहानी दी हुई है. नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्मेशन पंच मार्क्ड कॉइन्स के बारे में यानी कि आहत सिक्के. पंच मार्क्ड कॉइन वेयर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन शेप, आइदर कट आउट मेटल शीट और मेड आउट of flattened metal globes. The coin were not inscribed but were stamped with symbol using dies or punches. Hence, they are called punch-marked coins. These coins are found over most part of the subcontinent and remained in circulation till the early century CE यानी कि Common Era. Our next topic is coin यानी कि सिक्के. You may have noticed how wealth is measured in terms of coins in the story on page 82. पृष्ठ संख्या 82 पर दी गई कहानी में हमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है. Archaeologists have found several thousand of coins belonging to this period. पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं. The earliest coins which were in used for about 500 years were punch marked coins such as the one shown below.
सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल तक चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण ही इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स 2 coins were shown here. Our next topic is cities with many functions, यानी कि नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। Very often a single town was important for a variety of reasons. Let us look at the example of मथुरा। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण होते थे। उदाहरण के लिए हम मथुरा को देखते हैं। मथुरा had been an important settlement for more than 2500 years. It was important because it was located at the crossroads of two major routes of travel and trade, from the northwest to the east and from north to south. मथुरा 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर था, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला था। There were fortifications around the city and several shrines. Farmers and herders from adjoining areas provided food for people in the city. Mathura was also a center where some extremely fine sculpture was produced. शहर के चारों ओर किलेबंदी थी तथा इसमें कई मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। Around 2000 years ago, Mathura became the second capital of the Kushans, about whom you will be reading in chapter number 9. लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ने वाले हैं। मथुरा was also a religious center. There were Buddhist monasteries, Jain shrines, and it was an important center for the worship of Krishna. मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। Several inscriptions on surfaces such as stone slabs and statues have been found in Mathura. Generally, these are short inscriptions recording gifts made by men to monasteries and shrines. मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त लेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। These were made by kings and queens, officers, merchants and craft person who lived in the city. प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। For instance, inscriptions from Mathura mention goldsmith, blacksmith, weavers, basket makers, garland makers, perfumers. उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। Our next topic is craft and craft person, शिल्प तथा शिल्पकार। We also have archaeological evidence for crafts. This includes extremely fine pottery known as the northern black polished, where it gets its name from the fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent. पुरास्थलों से
शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन भी मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। Here is the information about northern black polished ware. Remember that the archaeological evidence for many craft may not have survived. ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों का अवशेष नहीं बचा हुआ है। We know from text that the manufacture of cloth was important. जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण था। There were famous centers such as Varanasi in the north and Madurai in the south. Both men and women worked in these centers. उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रमुख केंद्र थे। यहाँ स्त्री तथा पुरुष दोनों ही काम करते थे। Many craft persons and merchants now formed associations known as Sirins. These Sirins of crafts person provided training, producers raw materials and distributed the finished product. अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। Then Sirins of merchants organized the trade. Sirins also served as banks where rich men and women deposited money. This was invested and part of the interest was returned, used to support religious institutions such as monasteries. जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं, जहां लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। Here is some information about rules for spinning and weaving. सूत काटने तथा बुनने के यहाँ पे नियम दिए गए हैं। Our next topic is a closer look अरिका मेडू, यानी कि अरिका मेडू का सूक्ष्म निरीक्षण। फाइंड अरिका मेडू ऑन मैप नंबर 7। मैप 7 पे आपको अरिका मेडू को ढूंढना है। एंड रीड द बॉक्स ऑन रोम ऑन पेज 88। बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो, लगभग 2200 से 1900 साल पहले, अरिका मेडू वाज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अपलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। 2200 साल से 1900 साल पहले अरिका मेडू एक वतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस वाज फाउंड एट द साइड। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। अदर फाइंड्स इंक्लूड पोटरी फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन सच एज एम्फोरा and stamped red glaze pottery known as Argentine ware, which was named after a city in Italy. यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। दिस वाज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टम्प्ड मोल्ड। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। देयर वाज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वाज मेड लोकली, though Roman design were used. Roman lamps
glassware and games have also been found at the site. कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोमन का था, किंतु वे यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से बने मन के प्राप्त पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। You can see in this picture तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन पे तमिल ब्राह्मी में अभिलेख लिखे हुए मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। Small tanks have been found that very probably dyeing vats used to dye clothes. Elsewhere में हम देखेंगे दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन यूरोप। यूरोप की सबसे पुरानी शहर एंड डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज द सिटी इन द गंगा वैली। इसका डेवलप उसी समय हुआ था जब गंगा के मैदान में शहर बस रहे थे। रोम वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर, वन दैट स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट एशिया। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। ऑगस्टस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट emperor who ruled about 2000 years ago, said that he found Rome a city of brick and made it into a city of marble. He and later ruler built temple and places. इसका सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये रोम का पिक्चर है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन में। Thank you for watching.